ओके, सब अपने पार्ट 2 को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 46 क्या बोल रहा है कि a disaccharide is formed when two monosaccharides are bound together by। अच्छा, डाइसैकेराइड हमें पता है कब बनता है, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे लाइक सक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं तो हमें सक्रोज मिलता है, विच इज अ डाइसैकेराइड। सही है, तो बॉन्ड कौन सा बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। एंड प्रोसेस कौन सा होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन क्या होती है कि जब टू मोनोमर्स मिलते हैं, एक पॉलीमर बनता है एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सही है, तो और बॉन्ड कौन सा बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है एंड वाटर रिलीज होता है। सही है, तो ए आंसर है। 47 is saying that the helical structure of a protein is stabilized by which of the following bonds। अच्छा, हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे पास किसमें देखने को मिलता है? हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना प्रोटीन के। वी हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वी हैव टर्शियरी एंड क्वाaternary। सही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें वी हैव अल्फा हेलिकल्स एंड देन वी हैव बीटा प्लीटेड शीट। सही है, अल्फा हेलिकल में क्या होता है? एक हमारे पास ऐसी रॉड शेप्ड ऐसी हेलिकल की तरह, बहुत गंदा बना है बट बेयर विद मी, ऐसा एक हेलिकल की तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। सही है, अब हमें पता है कि जो दो अमीनो एसिड्स हमारे, वो अगर उन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई हुई है प्रोटीन बनाने में, तो ऑब्वियसली उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। सही है, बट इस हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए भी तो कोई बॉन्ड होना चाहिए ना। तो वो बॉन्ड जो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो होता कैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास एक यहाँ अमीनो एसिड है एंड इसके बाद जो चौथा अमीनो एसिड होगा ना, लेट्स सपोज यहाँ होगा, तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दैट इज हाउ, इतनी दूर बनने की वजह है कि दैट इज हाउ वी कैन स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। अगर एक और फर्स्ट एंड सेकंड के दरमियान ही बनेगा तो वी वुड नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। इस तरह बनने का मतलब मकसद ये होता है कि हम मोर स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस कर सकें विद इन दिस हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। एंड सेम happens in the beta pleated sheet। सही है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, 48 बोल रहे थे which of the following molecule is of furanose in its cyclical form। अच्छा, जो हमारे पास शुगर्स के रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। वी हैव पायरेनोजेस एंड वी हैव फ्यूरेनोजेस। जो सिक्स मेंबर्ड रिंग्स होते हैं उसको हम पायरेनोजेस बोलते हैं। लाइक ग्लूकोज, लाइक गैलेक्टोज, जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं रिंग में एंड एक ऑक्सीजन होता है। सही है, एंड देन वी आर फ्यूरेनोजेस जिसमें, जिसको हम 5 मेंबर रिंग बोलते हैं, लाइक फ्रक्टोज, जिसमें 4 कार्बन होता है एंड एक ऑक्सीजन होता है विद इन द रिंग। सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूरेनोज? तो फ्रक्टोज। अगर वो पायरेनोज पूछते तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। 49 बोल रहा था which of the following carbohydrates does not contain at least one glycosidic linkage। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होगा? हमारे पास डाइसैकेराइड्स में होगा, ओलिगोसैकेराइड्स में होगा, पॉलीसैकेराइड्स में होगा। सही है, मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक ही यूनिट है। सही है, सक्रोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड है जिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बनता है। अमाइलोज एक पॉलीसैकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। तो इन तीनों में तो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, बट मैनोज एक मोनोसैकेराइड है तो इट विल नॉट कंटेन एनी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 50 बोल रहा था डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। हम सबको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है हमारे पास, इन्वॉल्व इन हेरिडिटी और द पासिंग डाउन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये हमें पता है, डीएनए में जो हमारे पास पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस होती है वो जीन होता है। जीन इज द मेन थिंग जो हमारे पास हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती है। सही है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। सही है, एंड जो ये डिफरेंस होता है वो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की वजह से होता है, क्योंकि बैकबोन तो हमारे पास राइबोस शुगर आ गई, वो सेम होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप भी सेम होता है, बट नाइट्रोजनस बेस डीएनए में 4 किस्म की होती है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसीलिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं। which part of the nucleotide substance is responsible for its incredible variation। अच्छा, अब अगर मैंने बोला शुगर भी सेम है, डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप भी सेम है, so this nitrogenous base is the main thing basically which is responsible for incredible variation। क्योंकि मैंने बोला कि उसी की सीक्वेंस है जो, जिसको हम जीन कहते हैं। सही है, तो this is the thing basically which is responsible for this incredible variation that exists among all types of living organisms। So nitrogenous base is the answer। सही है, बहुत कॉमन सी ऑब्वियस सी बात है। 51 बोल रहे था which of the following monomers are correctly matched with their polymers। फिर हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स किसके मोनोमर है। डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए।
तो ये गलत हो गया। मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड, या ये बिल्कुल सही है। ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, लिपिड्स के हमारे पास मोनोमर है, तो ये भी गलत है। एंड अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स का मोनोमर है, तो डी भी गलत है, बी सही है। 52 बोल रहा है दैट व्हाई इज बटर अ सॉलिड, व्हाई बटर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड वेजिटेबल ऑयल्स इज अ लिक्विड। अच्छा, जब हम फैट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास ना कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो बहुत उनका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा, सही है? कोई चीज है ही नहीं जो इस स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सके, सही है? तो जो फैटी एसिड्स हमारे पास जिनमें बिल्कुल एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो उनमें हमारे पास एक या फिर एक से ज्यादा, दो तीन डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, लाइक ऑयल, कोकोनट ऑयल, सही है? एंड सैचुरेटेड की बात करें तो बटर, दैट इज वाई बटर इज अ सैचुरेटेड फैट, इसीलिए उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। एंड वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड फैट, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग कि बटर क्यों सॉलिड होता है एंड वेजिटेबल ऑयल क्यों लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सी इज द मेन रीजन। ओके, 53 is saying us के is asking us कि we have to choose a mismatch pair। कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच है, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली पेयर्ड नहीं है। ओके, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, हमें पता है, फाउंड इन मिल्क, के बाद बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, फाउंड इन फ्रूट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, वाह। सी बोल रहे दैट सक्रोज इज अ डाइसैकेराइड कॉन्स्टिट्यूट स्टेबल शुगर, ये बात भी बिल्कुल सही है। डी बोल रहे दैट ग्लूकोज इज अ डाइसैकेराइड, नहीं भाई, क्या हो गया, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। एंड ये बात बिल्कुल गलत है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो हमें बोल रहे हैं कि गलत वाले को हमें चूज करना है, सही है। 54 is saying that which of the following statements about the bonding in base pairs and DNA are true। ये एक बात तो आप हमेशा इतनी अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो कि कोई सोते हुए भी उठाए, जैसे अपना नाम याद होते हैं ना, तो कोई सोते हुए भी उठाए तो बता दो कि एडेनिन pairs with thymine by the help of two hydrogen bonds and guanine pairs with cytosine by the help of three hydrogen bonds। सही है, ये बात बस खोल के पी लो, बस बात खत्म। इसी से हमारा ये वाला एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। थायमीन फॉर्म्स थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड विद एडेनिन, नहीं। एडेनिन फॉर्म्स थ्री पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ से आ गए? एडेनाइन एडेनिन फॉर्म्स टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, नहीं भाई। डी बोल रहा है साइटोसिन फॉर्म्स थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड विद गावानिन, यस, ही इज द राइट वन। Okay. 55 is saying that carbohydrates are able to undergo a reaction known as hydrolysis. Which of the following correctly describes hydrolysis? अच्छा, दो रिएक्शन होते हैं। कंडेंसेशन अभी मैंने ऊपर बताया कि किस तरह हमारे पास दो मोनोमर्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लूकोज है, एक जो है वो फ्रक्टोज है, लेट्स सपोज, है। अगर वो दोनों बॉन्ड बना रहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। These two monomers will be bonded together by the help of glycosidic bond and the water molecule will be released। सही है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें वाटर रिलीज हो रहा है, हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज होगा just to break down the glycosidic bond between the, let's suppose अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, to break the glycosidic bond, as a result of which monomers will be released। इन दिस केस मोनोसैकेराइड्स विल बी रिलीज, सही है। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर यूज करते हैं हम बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एक पॉलीमर को उसके मोनोमर में तोड़ने के लिए। तो ये दोनों बिल्कुल अपने एक दूसरे के अपोजिट है। ए बोल रहा है दैट मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, नहीं। हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, नहीं। सी बोल रहा है दैट लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू मोनोमर्स थ्रू द एडिशन ऑफ, या सी इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, सो सी इज द आंसर। डी बोल रहा है हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड, नहीं। 56 बोल रहे that in the sample of DNA, 30% of the nitrogenous bases are guanine. What percentage of the nitrogenous bases in the sample would be adenine? अच्छा, अभी मैंने ऊपर बोला कि एक बात घोल के पी लेना, बात क्या थी कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन एंड गवानीन पेयर्स विद साइटोसिन, सही है, ये लिखी हुई वो बात। 30% गवानीन है तो 30% साइटोसिन होगा, ये कुल मिला के कितना हो गया? 60% हो गया डीएनए का। समझ आई बात? 30%
गवानीन है तो 30% साइटोसिन होगा, 60% हो गया डीएनए का। बच्चा कितना? 40%। उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे एडेनिन एंड थायमिन में। लेट 1 मिनट का सवाल नहीं है, एंड ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। मैंने 2022 में 2022 में अपना एमडी कार्ड दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। और अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आए, तो इसको बहुत दफा सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, सही है। 30% नाइट्रोजनस बेस गवानीन, तो 60% टोटल हो गया, बचा 40%। उसमें से 20% एडेनिन होगा, 20% थाइमिन होगा। एडेनिन का पूछ रहे तो 20%, थाइमिन का पूछ रहे तो भी 20%। लेट्स सपोज वो साइटोसिन का पूछ लेते तो 30% होता, सही है। ओके। हम्म। ओके। 57 is saying that two turns of DNA molecule contain dash nitrogenous base pairs. ओके, 1 टर्न में कितने होते हैं? 10। 2 में कितने होंगे? 20। अगर वो 3 का पूछते तो 30। सही है, सिंपल। बस 1 के याद रखने हैं। 1 टर्न में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितने होते हैं? 10। 2 का पूछ रहे हैं तो 20। सिंपल, बस एक बात याद रखनी है, 1 टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं। Okay. 58 is saying that select the option which represents the percentage of RNA molecules in a cell in ascending order. Ascending order क्या होता है हमारे पास? छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते तो हम ज्यादा परसेंटेज से कम परसेंटेज की तरफ आते, बट उन्होंने हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया, तो अब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कम परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज वाले की तरफ जाना है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है ना वो हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइबोसोम्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है सेल में, एंड राइबोसोम में होता है क्या? प्रोटीन। एंड राइबोसोमल आरएनए, तो ऑब्वियसली आर आरएनए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है, एंड सबसे कम जो है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है। सही है, इसका काम बस जो है वो मैसेज लेके आ रहा था डीएनए से राइबोसोम तक, तो उसका की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम कम होती है। तो एसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको करें, सबसे कम एमआरएनए है, उसके बाद हमारे पास है टीआरएनए, सही है, एंड देन सबसे ज्यादा है हमारे पास आरएनए। तो दिस वुड बी द राइट ascending order with respect to the quantity of different RNA molecules. So कौन सा ऑप्शन सही है? mRNA and RNA, C is the right answer. 59 बोल रहे that all of the following are non-reducing sugars except। अच्छा, शुगर्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है। वी हैव रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, सही है। वी हैव रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई ट्रैवल एजेंट है, तो उसका काम क्या होगा? दूसरों को ट्रैवल करवाना, सही है। अब अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका काम क्या होगा? दूसरों को रिड्यूस करना एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई चीज रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो दूसरों को डोनेट करके दूसरों को रिड्यूस कर सके एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, सही है। तो कुछ शुगर्स होती है हमारे पास, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, फ्री कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक, सॉरी, टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फैलिंग सॉल्यूशन हो गया हमारा, और एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। तो हम जब इन रिड्यूसिंग शुगर्स का इन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इनको रिड्यूस कर देती हैं। दैट इज हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। बट जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं अलोंग विद द सक्रोज, ये सारे हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फ्री ग्रुप टू डोनेट। तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, तो ये तो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। सक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग है, अभी मैंने बोला। माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग होती है, तो सी इज द आंसर। Okay. 60 is saying that which of the following carbohydrates represents the structure shown below। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? Okay.
वी हैव टू ना वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट कार्बन एटम्स। अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होंगे, तो उसमें मुझे कैसे पता चला कि एक ग्लूकोज है एक गैलेक्टोज है, वो ऐसे पता चला कि मुझे पता है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में सब चीजें सेम होती हैं एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ OH ऑन द फोर्थ कार्बन। तो मैंने फोर्थ कार्बन को देखूंगी एंड देन मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा एक ग्लूकोज है उसमें एक गैलेक्टोज है, क्योंकि यहाँ पे OH की पोजीशन डिफरेंट है एट द फोर्थ कार्बन। तो वी हैव टू लुक एट डिफरेंट कार्बन एटम। सही है। अब मुझे ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। वन पे देख लें, टू पे, थ्री पे, फोर पे, तो ये दोनों हमारे पास ग्लूकोज के जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। एंड देन जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। सही है। तो सी इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रक्टोज होता है तो ये, अगर ये फ्रक्टोज होता तो ये सक्रोज होती, अगर ये गैलेक्टोज होता तो लैक्टोज होता। सही है। बट ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बिटवीन द, दिस इज बेसिकली द alpha 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जहाँ पे हमारे पास इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है। सही है। यहाँ पे फोर, इस वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है, यहाँ से वाटर निकला होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ होगा। सही है। इसको आप अपनी बुक में भी देख लेना, बुक में भी आपको पूरा बताया होगा कि किस तरह ग्लूकोज के दो यूनिट्स मिलते हैं एंड देन फिर हमारे पास माल्टोज बनता है बाय द हेल्प ऑफ दिस alpha 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको अच्छी तरह डायग्राम्स को पता होना चाहिए, अपनी बुक में देखना, आप बनी हुई होंगी डायग्राम। 61 is saying that a 12-year-old boy, Osama, complains of severe pain in his right leg that makes it difficult to walk. There are no signs of any injury, and the doctors suspect bone infarction due to a disease in which glutamic acid is replaced by the valine at position number 6 in the beta chain of hemoglobin. What is your diagnosis? अच्छा, अभी मैंने बोला कि हम सबको पता है सिकल सेल एनीमिया होगा। सिकल सेल एनीमिया होता है क्यों है? अगर इसकी कॉज की बात करें तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास चार चेन्स होती हैं, दो अल्फा होती हैं दो बीटा होती हैं। सही है। तो सिर्फ एक बीटा चेन में हमारे पास सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, जिसकी वजह से हमारे पास पूरी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो क्रीसेंट शेप बन जाता है लो ऑक्सीजन कंडीशन में, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल से पास नहीं हो पाता, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाती, और इस्कीमिया एंड इन्फाक्शन हो जाती है एंड टिश्यू डेड होने लगता है। इसीलिए ही इज अनएबल टू वॉक, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही। सही है। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिकल सेल एनीमिया। 62 is saying that glycosidic bond is broken by dash and formed by dash। अभी मैंने बोला कि अगर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है हमारे पास, दो मोनोसैकेराइड्स बन मिलते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से वाटर रिलीज होता है एंड एक पॉलीमर बन जाता है। दो मोनोमर्स मिलते हैं, वाटर रिलीज होता है एंड एक पॉलीमर बन जाता है। दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है, यानी वाटर रिमूव हो रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बनने में। एंड फॉर लेट्स सपोज मैं इसको तोड़ना चाह रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, मुझे वाटर को यूज करके इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना होगा ताकि मेरा जो पॉलीमर है वो टूट जाए एंड मुझे मोनोमर्स मिल जाए। तो सही है। तो दिस इज कंडेंसेशन, जो बना रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है एंड देन वी हैव हाइड्रोलिसिस जो तोड़ने में मदद कर रहा है वाटर को यूज करके। So glycosidic bond is broken by the addition of water and it is formed by the removal of water. So C is the right answer. Formed by removal of water. Right? Okay. 63 is saying that a structure shown below is representing which? अच्छा, आपकी बुक में डिफरेंट अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए होंगे, इसको आप याद कर लेना। एटलीस्ट सारे नहीं तो बेसिक याद होने चाहिए हमें। देखो बेसिक तो उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। एक हमारे पास कार्बन है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होगा और ये हाइड्रोजन सेम होगा। जो डिफरेंस होता है ना वो इस आर ग्रुप में होता है, ये इससे डिफरेंट होता है। तो अगर सब नहीं तो हमें ग्लाइसिन का पता होना चाहिए, यहाँ एच होगा, एलिन का पता होना चाहिए, CH3 होगा यहाँ पे। इसके अलावा ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, इन सब का पता होना चाहिए। सही है। तो ये पूछने ये किसका है? तो ये हमारे पास वैलिन का स्ट्रक्चर होता है। वैलिन का स्ट्रक्चर मैंने नीचे लगाया हुआ है, तो देखो ये
बेसिक कार्बन आ गया हमारे पास, ये सब बेसिक है, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, एंड ये इसका जो आर ग्रुप है वो हमारे पास CH3 है। ये रहा। सो दिस इज इन स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन। यहाँ पे अगर इस आर ग्रुप की जगह H होता तो वो ग्लाइसिन होता, CH3 होता तो एलेनिन होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन? ग्लूटल ग्लूटेलिन हमें पता है प्रोटीन होता है, प्लांट्स में होता है। कुछ लोग जो है वो कुछ ये ना हमारे सीरियल्स इस टाइप की चीजों में होता है, एंड कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्लूटेलिन रेजिस्टेंट होते हैं, लाइक अगर वो उसको खा लें तो उनमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें। तो इट इज अ प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन एल्बुमिन तो हम सबको पता है प्रोटीन है। सही, एल्बुमिन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो लेसिथिन इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ फॉस्फोलिपिड। ये बनता कैसे? हमारे पास दो फैटी एसिड की चेन होती हैं। एक हमारे पास ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, एंड उसके ऊपर एक कोलिन लग जाता है, तो इट फॉर्म्स फॉस्फेटिडाइल कोलिन, या फिर इसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, नॉट अ प्रोटीन। 65 is saying that which among the following is incorrect about different saccharides? A is saying that polysaccharides are used to store food, like starch in plants and glycogen in animals, whereas most of the monosaccharides are used for instantaneous energy. ये बात बिल्कुल सही है, and वो incorrect पूछ रहे हैं. Okay. B is saying that most of the polysaccharides are sweet in taste and therefore also what sugar नहीं. Polysaccharides तो कभी भी sweet नहीं होते. They are mostly tasteless. तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सी सही है क्योंकि इट इज सेइंग दैट स्टार्च कैन बी डाइजेस्टेड वेयर सेल्यूलोज कांट बी डाइजेस्टेड। ये बात बिल्कुल सही है। डी बोल रहा है सैकराइड्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज कीटोन एंड एल्डोजेस। दिस इज आल्सो करेक्ट, सो बी इज द आंसर बिकॉज वो इनकरेक्ट है। 66 हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। देखो इन्होंने कहानी आसान कर दी, यहाँ पे यूरेसिल दिखा दिया हमें। अगर यहाँ पे यूरेसिल का स्ट्रक्चर लगा होता है तो फिर हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता, हमें देखना पड़ता है कि वो प्योरीन है, पायरिमिडीन है, या प्योरीन है, कार्बेनिन है, या गवानीन है। बट उन्होंने बता दिया कि यूरासिल है, तो हमारी कहानी आसान हो गई। हमें पता है हमारे पास एक चीज न्यूक्लियोटाइड है, सही है, एक चीज न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हमारी राइबोस शुगर होती है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, एंड उसके पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस भी होती है। यानी ये तीन चीजें मिलकर पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं ना, ये चीज जो बची राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये चीज हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनाती है। सही है, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे देखो ये हमारी पूरी राइबोस शुगर आ गई, सही है, पेंटोस शुगर आ गई, एंड यहाँ पे हमारी नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, यहाँ पे यूरासिल लगा हुआ है। थाइमीन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गवानीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनकी मर्जी, कुछ भी लगा दें। हमने यूरासिल लगा दिया तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है, हमारे पास पेंटोस शुगर है एंड यूरासिल है। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोसाइड जिसको हम यूरिडीन भी बोलते हैं। सही है, यहाँ पे फॉस्फेट लग जाता है तो इट वुड बी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। सही है, बट इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज यूरिडीन। 67 में बहुत आसान है, उन्होंने हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जो हमें पता है। हमें एक ऐसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है पॉलीमर का, which has been produced by linking 13 glucose molecules together। तो हम सिंपली जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 13 का 78, देन 12 13 का 156, यहाँ लिखा हुआ है, एंड 6 13 का दोबारा 78, तो ही इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है बस उसको हमें सिंपली 6 और 12 से मल्टीप्लाई करना है। Okay, 68 is saying that how many water molecules will be released when 29 monomers are condensed together? अच्छा, एक जनरल बात याद रखना है कि जितने टोटल मोनोमर्स हमें लिंक करके एक पॉलीमर बना रहे ना कंडेंसेशन के थ्रू, तो एक उससे कम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। लाइक 30 अगर मोनोमर्स हम ज्वाइन करें तो 29 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला तो हमारा सेकंड लास्ट से बना लेगा, एंड फर्स्ट वाला लेट्स सपोज सेकंड से बना रहे, तो अगर हम कॉमन सेंस लगाए अपनी, तो समझ आ रही है बात कि क्यों एक कम रिलीज होगा। सही है, क्योंकि लास्ट वाला तो सेकंड लास्ट से बना रहा है, वो तो किसी से नहीं बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टोटल नंबर ऑफ मोनोमर से एक कम ही रिलीज होंगे। तो वो 29 मोनोमर बोल रहे हैं, तो एक कम कर देंगे हम, 28 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 69 is saying that if the sequence
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमें सिर्फ जो है वो अपना फोकस इन पे रखना होता है, घबराना नहीं होता बिल्कुल भी। सीक्वेंस दे दी हमें, एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑन द mRNA। सही है, हमें बस इतनी बात याद रखनी है कि डीएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, गामानीन, साइटोसिन। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, एडेनिन, यूरासिल, गामानीन, साइटोसिन, बस ये चीज याद रखनी है। डीएनए में थाइमीन है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर देंगे सिंपली। एडेनिन है तो थाइमीन होगा, बट आरएनए में यूरासिल होगा। एडेनिन है तो थाइमीन होगा, बट आरएनए में फिर यूरासिल होगा। उसके बाद थाइमीन है तो एडेनिन होगा। उसके बाद एडेनिन एडेनिन दो बार है, एंड आरएनए में थाइमीन है तो यूरासिल होता है, तो हम दोबारा यू यू लिख देंगे। उसके बाद फिर थाइमीन है तो एडेनिन आ जाएगा। उसके बाद गवानीन है तो साइटोसिन। उसके बाद साइटोसिन है तो गवानीन, एंड थाइमीन है तो एडेनिन, एंड एडेनिन है तो थाइमीन, बट आरएनए है तो यूरासिल। सो दिस विल बी द बेस सीक्वेंस इन आर अपकमिंग मैसेंजर आरएनए। सही है, यू यू ए यू यू, ए सी जी ए यू, ये रही डी को। अगर हम देखें ना, यू यू ए यू यू, ए सी जी ए यू, सो डी इज द राइट आंसर। Okay, 70 में बोले that in hemoglobin, the two alpha and the two beta chains contain 574 amino acids. What will be the number of nucleotides? अच्छा, we all know कि हमारा जो कोडॉन होता है, let's suppose एक कोडॉन है हमारा GUA, let's suppose, right? GUA कोडॉन है। एक कोडॉन में हमारे पास तीन ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड। सही है, और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। सही है, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें तीन न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए। तो इसको ऐसे करते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए तीन न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। सही है, 574 के लिए कितने चाहिए होंगे? सिंपली हम मैथ्स लगाएंगे अपनी, सिंपल 3 को 574 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1722 आंसर आ जाए। सही है, एक अमीनो एसिड के लिए तीन चाहिए ना, क्योंकि एक कोडॉन में तीन न्यूक्लियोटाइड होता है। तो सिंपली हम 3 से टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। इन न्यूक्लिक एसिड्स the pyrimidines nitrogenous bases are। अच्छा, हम अपने जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना सारी, एडेनिन, थाइमीन, ब्रोमीन, साइटोसिन, उनको हम चार उसमें डिवाइड कर देते हैं, सॉरी दो में। वी हैव प्योरीन एंड वी हैव पायरिमिडीन। प्योरीन में वी हैव एजी, यानी वी हैव एडेनिन एंड गावानिन, एंड बाकी जो तीन बची उनको हम पायरिमिडीन बोलते हैं, क्योंकि उनका सिंगल लिंग स्ट्रक्चर होता है शायद। जिसमें हमारे पास गावानिन, सॉरी जिसमें हमारे पास थाइमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन आ जाता है। पायरिमिडीन में कौन कौन है हमारे पास? साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। बाकी प्योरीन में एडेनिन एंड गवानीन है। तो पायरिमिडीन में यूरासिल एंड थाइमीन है, या ए इज करेक्ट। बाकी गवानीन इज प्योरीन, गवानीन इज प्योरीन, एंड इसमें एडेनिन एंड गवानीन बोथ आर प्योरीन, तो ये तीनों गलत है। पायरिमिडीन पूछ रहे हैं तो यूरासिल एंड थाइमीन आर करेक्ट, एंड साइटोसिन इज आल्सो अ पायरिमिडीन। 72 में अब ये वो वाला एमसीक्यू आ गया जिसकी मैं बात करी थी। The structure of a disaccharide is given below, and we just have to identify कि कौन से दो monomers are joining together to form this disaccharide। मुझे कैसे पता चला कि इसमें हमारे पास जो है वो एक ग्लूकोज है एंड एक फ्रक्टोज है, सॉरी एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज है? इसमें देखो कि यहाँ से काम करते हैं, ऑक्सीजन के बाद 1 2 3 4, ये हमारे पास मेरा फोर्थ कार्बन है। सही है, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर है। सही है, ये फोर्थ कार्बन है। यहाँ से काम करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा ये फोर्थ कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप नीचे था। सही है, नीचे था H ग्रुप, इसका जो OH का H था वो वाटर में चला गया, और यहाँ पे O बचा तो वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन था हमारे पास, OH की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि अगर सेम होती तो दोनों ग्लूकोज होते, बट इट इज नॉट सेम, तो मुझे पता चलेगा एक गैलेक्टोज है ग्लूकोज है, ये दोनों मिलके लैक्टोज बना रहे, तो it is B। The scientifically saying that a protein formed after translation containing 150 amino acids। हमें न्यूक्लियोटाइड के नंबर बताने हैं।
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और ट्रांसलेटेड, ये बिल्कुल उसी तरह का जैसे हमने अभी ऊपर किया। वन अमीनो एसिड के लिए 3 हमें चाहिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, सही है। तो हम सिंपली 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। 3 जीरो तो 0, 3 5 जा 15, एक कैरी गया, 3 1 3 एंड 4, तो 450 इज दी आंसर। 74 is saying that which sugar molecule is the backbone, तो अभी मैंने बोला पेंटोस शुगर जो होती है वो बैकबोन होती है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, एंड जो मेन फैक्टर है जो वेरिएशन कॉज करता है वो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारी। 75 बोल रहा था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है, यानी एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, उसमें भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बट जो हमारा अभी एक, अगर हम किसी अमीनो एसिड को देखें, इसको देखें, लेट्स सपोज ये अब किसी के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, वहां से OH जाएगा, एंड जो यहाँ अमीनो एसिड होगा उसके मीन ग्रुप से H जाएगा, तभी वाटर बनेगा। सो इट इज बेसिकली, it's like the OH group is coming from the carboxylic group of one amino acid, and H is coming from, hydrogen is coming from amine group of another amino acid, right? It's like this. Okay. So hydrogen atom is lost from it, नहीं, अभी मैंने बोला कि OH is coming from carboxylic group, not hydrogen, तो A गलत हो गया। B saying that hydroxyl group is lost from its carboxyl group of one amino acid एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज 9। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये बात सही होती, इस अभी नहीं है, हाइड्रोक्सिल है तो ये गलत। सी इज सेइंग दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, सही है, एंड हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स अमीनो ग्रुप ऑफ, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने बोला कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप आ जाएगा एक अमीनो एसिड के, एंड दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीन ग्रुप है उससे H आएगा, वाटर बन जाएगा, एंड दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। 76 क्या बोल रहे हैं, that a triglyceride molecule consists of one glycerol molecule and 3 fatty acid chains. How are triglycerides formed? होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसरॉल होता है एंड यहाँ पे 3 फैटी एसिड की चेन्स आ जाती हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास ईस्टर बॉन्ड बनता है, फैटी एसिड से H आता है, ग्लाइसरॉल से OH आता है, तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होते हैं, सो इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज एंड ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, एंड इसी तरह हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, जिसमें एक ग्लाइसरॉल है, 3 फैटी एसिड है, सही है। तो इट इज नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सो ए गलत है। B saying that triglycerides are formed through dehydration reaction which results in addition. No, it results in removal of water, not addition. That is why B is also not correct. C is saying that triglycerides are formed through dehydration synthesis which results in loss. क्या C is सही है। अभी मैं बोला कि हमारे पास dehydration reaction होता है जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, रिमूव होता है। हाइड्रोलिसिस में होता है, डिहाइड्रेशन होता है। हाइड्रोलिसिस में तो हम वाटर ऐड करते हैं, यूज करते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। 77 में हमें कॉम्पोनेंट क्या बोला है, द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये हमारे पास एक पेंटोस शुगर है, सही है, इस बात में किसी को कोई एतराज नहीं है। पेंटोस शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास है, तो इट इज अ पेंटोस शुगर, सही है। अब हमें ना ये डिसाइड करना है कि ये राइबोज है या फिर डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज हुई तो RNA में होगी, अगर डीऑक्सीराइबोज हुई तो DNA में होगी, सही है। अब अगर आपको कभी ऐसी लाइफ में सिचुएशन आए किसी पेंटोस शुगर को देख के बताना है कि वो राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, तो ना उसको सेकंड कार्बन को देखो, अगर तो उसमें से ऑक्सीजन ग्रुप है, OH ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है, तो मतलब वो राइबोज है। बट अगर उसकी डीऑक्सीडेशन हुई हुई है तो वो डीऑक्सीराइबोज है, एंड देन वो DNA का कंपोनेंट होगी, सही, हमें समझ आ जाएगा। तो हम 2 को देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन पे देखो, यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप नहीं है, एब्सेंट है, डीऑक्सीडेशन हुई हुई है इसकी, तो इट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, इट विल बी फाउंड इन DNA। अगर यहाँ पे OH होता तो फिर RNA आंसर होता, सही है। 77 क्या बोल रहा है, 78 क्या बोल रहा है कि our gene contains 900 nucleotides. If we assume there are no any introns, no any non-coding regions, how many amino acids could potentially be coded by the mRNA molecule
described from this gene. Okay. 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक को करते हैं, सही है। तो 900 कितने को करेंगे? सिंपली हमें 900 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर क्या आएगा? 300। सही है, समझ में आ रही है? एक जीन में हमारे पास 900 न्यूक्लियोटाइड है, 3 जो है वो एक को कर रहे होंगे, सही है। 3 जो है वो मिलके एक कोडॉन बनाएंगे और वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे होंगे। तो 900 को अगर हमें पता करना है तो हम सिंपली 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा तो हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं? 300। वेरी सिंपल। 17 में हम लाइन में हमें बताना है प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल्स ग्लाइकोजन, अगर प्लांट्स पूछते तो स्टार्च होता है। एंड 80 में पूछना है कि लेसिथिन इज अ लाइट मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज, अभी मैंने बोला था कि वो फॉस्फोलिपिड है। हमारे पास होता है क्या है, हमारे पास एक फॉस्फेटिडिक एसिड होता है जिसमें हमारे पास 2 फैटी एसिड्स की चेन्स होती हैं, उसके बाद एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। अब इसमें कोई भी हमारे पास आके लग सकता है, इथेनोलमीन आके लग सकता है, कोलिन आके लग सकता है, एसिडिन आके लग सकता है। बट लेसिथिन में हमारे पास यहाँ पे कोलिन आके लगता है, जिसकी वजह से ये एक फॉस्फोलिपिड बनता है जिसको हम फॉस्फोटिडाइल कोलिन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा नाम लेसिथिन भी होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। आई होप कि क्लियर होंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप। ओके, अल्लाह हाफिज, कीप स्टडी।